ओके गाइस, सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। एक ओवरहैंगिंग बीम की लंबाई 5 मीटर है तथा यह अपने सिरों से 1 मीटर की दूरी पर सिंपल सपोर्टेड है। धरन पर 5 किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा है। इस बीम के लिए मध्य बिंदु पर बेंडिंग मोमेंट तथा अपरूपण बल ज्ञात कीजिए। फिगर में एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिखाई गई है जो बोथ साइड ओवरहैंगिंग है और सपोर्ट ए और बी पर टिकी हुई है। पूरी बीम में 5 किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है। तो जो ओवरहैंगिंग है वो सब दोनों सपोर्ट से बराबर दूरी 1 मीटर की दूरी पर बाहर की ओर निकली हुई है। तो सपोर्ट ए और बी के बीच 3 मीटर की दूरी दिखाई गई है। इस तरह पूरी बीम की लंबाई 5 मीटर हो जाती है। ठीक है, इस बीम के लिए हम शेरफोर्ड डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालेंगे और अगर इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन भी आता है तो हम उसको भी निकालेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ सपोर्ट ए और बी पर प्रतिक्रिया का मान आर ए है और सपोर्ट बी पर प्रतिक्रिया का मान आर बी है। ठीक है, तो स्टेप 1 होता है हमारा आर ए व आर बी का मान ज्ञात करना। ठीक है, इसके लिए गाइज मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम ये मानते हैं कि ये एक संतुलित बीम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे से लगने वाले फोर्सेस बराबर होंगे ऊपर से आने वाले फोर्सेस के। मींस ऊपर और नीचे के फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। तो गाइज नीचे से लगने वाले फोर्सेस में है प्रतिक्रिया आर ए और आर बी और ऊपर से आने वाले फोर्सेस में है यूडीएल जो पूरी लंबाई में लगा है। तो इसका यूडीएल वेट कितना हो गया? 5 किलोन्यूटन पर मीटर। कितनी लंबाई में लगा है? 5 मीटर लंबाई में। तो हो गया 5 × 5। तो आर ए प्लस आर बी बराबर हो जाता है 25 किलोन्यूटन। इक्वेशन 1। गाइज आपको दिख रहा होगा कि ये एक बड़ी संतुलित बीम है और सिमेट्रिकल है। मीन्स दोनों सपोर्ट के बाहर की 1 मीटर ओवरहैंग कर रही है। पूरी लेंथ में यूडीएल एक जैसा लगा है। तो ये एक तरीके की सिमेट्री बीम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में आर ए का मान बराबर होगा आर बी के, यानी आर ए आर बी की वैल्यू बराबर होंगी। तो इसका यूज़ करते हुए समीकरण 1 से आर ए प्लस आर बी बराबर 25। अब मैं आर ए को आर बी के बराबर कर देता हूँ तो ये हो जाता है आर बी प्लस आर बी बराबर 25। तो ये हो जाता है 2 आर बी बराबर 25। तो आर बी की वैल्यू आ जाती है 12.5 किलोन्यूटन। इसी तरीके से आर ए की वैल्यू भी 12.5 किलोन्यूटन आ जाती है। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। मैं चाहूँ तो आपको दूसरे तरीके से भी करके दिखा सकता हूँ। चलिए मैं आपको दूसरे तरीके से भी करके दिखा देता हूँ। दूसरा तरीका था हमारा, चलिए ये फर्स्ट मेथड हो गया, इसको मैं दूसरा मेथड कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा मेथड था ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर। ठीक है गाइस, इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर ये बीम संतुलित है, हम ये मानते हैं कि ये संतुलित बीम है, तो इसका मतलब ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज आघूर्ण होंगे। ये बैलेंस करेंगे क्लॉकवाइज आघूर्ण को। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको हमेशा पहले से बताई है। तो एंटी क्लॉकवाइज आघूर्ण क्या हुए कि वह फोर्स जो बीम को ए के सापेक्ष एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे और वे फोर्स जो बीम को ए के सापेक्ष क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो वो क्लॉकवाइज आघूर्ण में आएंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं प्रतिक्रिया आर बी ले लेता हूँ। ये नीचे से ऊपर की ओर लग रही है, तो ये ए के सापेक्ष इस बीम को ऐसे घुमाएगी ऊपर की ओर, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये यूडीएल का जो टोटल लोड होगा इसके सेंटर पॉइंट पे कार्य नीचे की ओर होगा। तो जो इस बीम को ए के सापेक्ष नीचे की ओर मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगी। तो गाइस एंटी क्लॉकवाइज के लिए कौन सी आया हमारा प्रतिक्रिया आर बी,
और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन घुमाएगा, यूडियल। तो ये हमने क्लॉकवाइज में आ गया। तो पहले एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा फोर्स है, आर बी, और आघूर्ण होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पर डिस्टेंस ए के सापेक्ष ली जाएगी। तो प्रतिक्रिया आर बी की ए से डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर। तो गाइज मैं इसको 3 कर देता हूँ, बराबर हो जाता है क्लॉकवाइज आघूर्ण। ठीक है, तो क्लॉकवाइज आघूर्ण के लिए कौन सा है, यूडियल। अब टोटल यूडियल वेट कितना लगा है, पूरी लेंथ में लगा है। तो यूडियल वेट निकाल लेते हैं पहले हम। तो यूडियल होगा 5 × 5, ये तो हो गया फोर्स इंटू डिस्टेंस। गाइज मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई सा भी यूडियल अपने सेंटर पॉइंट पर कार्यरत होता है। तो ये 5 मीटर लेंथ पर लग रहा है, तो ये इसके सेंटर पॉइंट पर कार्यरत होगा। तो सेंटर पॉइंट पर कार्यरत होने का मतलब ये है टोटली 5 मीटर है। तो ये आपकी 2.5 बचती है यहाँ से। ठीक है, तो ये 2.5 है। तो ये कितना बचा, बिंदु एक से हमें ए के सापेक्ष आघूर्ण निकाल रहे हैं, तो ए से डिस्टेंस चाहिए। तो ये 1 मीटर है, तो ये बचा 1.5। ठीक है गाइस, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे लेंथ आ जाती है, डिस्टेंस आती है 1.5। तो यह आता है 3 RB बराबर 25 × 1.5। तो 3 RB बराबर आ जाता है 37.5। तो RB बराबर आ जाता है 37.5/3। तो इस तरीके से RB की वैल्यू आ जाती है 3 3 6 3 5 15 12 किलो न्यूटन। ठीक है, तो समीकरण 1 में हम RB की वैल्यू रखेंगे तो हमारी RA की वैल्यू भी 12.5 आती है। इस तरीके से गाइस हमने दोनों तरीके से देख लिया है, तो हमारे RB की वैल्यू 12.5 आती है। ठीक है, क्योंकि एक सिमेट्री है तो ये लोड 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। ठीक है, 2 सपोर्ट है तो इसलिए 25 जो लोड है वो 2 हिस्सों में बढ़ेगा, तो 12.5 12.5 आएगी। चलिए मेन वैल्यूज़ को फिगर में भी हाईलाइट कर लेता हूँ। तो RA बराबर आ जाता है 12.5 किलो न्यूटन और RB बराबर आ जाता है 12.5 किलो न्यूटन। ठीक है, चलिए स्टेप 2 हो जाता है हमारे लिए शेयर फोर्स डायग्राम के लिए कैलकुलेशंस करना। ठीक है, इसके लिए हम मान लेते हैं ऊपर से आने वाले फोर्सेस को हम माइनस साइन से और नीचे से लगने वाले फोर्सेस को हम प्लस साइन से लेंगे और हमेशा राइट साइड से शुरू करते हैं। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला बिंदु है हमारा बिंदु D। तो शेयर फोर्स एट D ऑन ए राइट साइड। ऑन राइट साइड का मतलब हुआ उस बिंदु के राइट साइड में कोई फोर्स लगा है। तो बिंदु D के राइट साइड में कोई फोर्स नहीं लगा, तो इसलिए 0 किलो न्यूटन। तो शेयर फोर्स एट D ऑन राइट साइड हो जाता है 0 किलो न्यूटन। नेक्स्ट है शेयर फोर्स एट D ऑन ए लेफ्ट साइड। प्रीवियस फिगर ऐसे उतारेंगे 0। और लेफ्ट साइड का मतलब होता है गाइज उस बिंदु के ठीक ऊपर या नीचे कोई फोर्स लगा है। तो गाइज बिंदु D के ऊपर और नीचे कोई फोर्स नहीं लगा है, तो इसलिए 0 ऐड होगा। तो इसमें मैं 0 जोड़ देता हूँ, तो ये बराबर होता है अगेन 0 किलो न्यूटन। नेक्स्ट आता है शेयर फोर्स एट B ऑन ए राइट साइड। प्रीवियस फिगर ऐसे उतारेंगे। तो शेयर फोर्स एट B ऑन ए राइट साइड का मतलब हुआ कि बिंदु B के राइट साइड में बिंदु D तक यदि कोई फोर्स लगा है तो गाइस बिंदु B के राइट साइड में बिंदु D तक 1 मीटर लेंथ में 5 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडियल लगा है। ठीक है, और ये ऊपर लगा है तो इसलिए माइनस में आएगा। कितना लगा है, 5 किलो न्यूटन पर मीटर 1 मीटर लेंथ में। तो यह आता है 0 - 5, तो यह आता है -5 किलो न्यूटन। ठीक है, बहुत इजी है। तो नेक्स्ट है शेयर फोर्स एट B ऑन लेफ्ट साइड। -5 ऐसे उतारेंगे प्रीवियस फिगर हमेशा। ऑन लेफ्ट साइड का मतलब हुआ उस बिंदु के ठीक ऊपर या नीचे कोई फोर्स लगा है। तो गाइस बिंदु B के तो ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा, बट नीचे प्रतिक्रिया RB लगी है जिसका मान है 12.5 किलो न्यूटन। और ये नीचे से लगी है तो इसलिए प्लस में आएगी। कितना आएगी, 12.5 किलो न्यूटन। तो ये बच जाता है
प्लस के 7.5 किलो न्यूटन। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है शेयर फोर्स एट ए ऑन ए राइट साइड। तो प्रीवियस फिगर ऐसे उतारेंगे। ऑन ए राइट साइड का मतलब हुआ उस बिंदु के राइट साइड में उससे पिछले वाले बिंदु तक कोई फोर्स लगा है तो बिंदु ए से बिंदु बी तक 5 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा है 3 मीटर लेंथ में, क्योंकि ए से बी के बीच की डिस्टेंस है 3 मीटर, और ये ऊपर से लगा तो इसलिए माइनस में आएगा। कितना लगा है? 5 किलो न्यूटन पर मीटर 3 मीटर लेंथ तक। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ गाइज। ये हो जाता है माइनस के 15, तो ये हो जाता है माइनस के 7.5 किलो न्यूटन। नेक्स्ट है शेयर फोर्स एट ए ऑन ए लेफ्ट साइड। तो गाइज ये माइनस के 7.5 हम उतार लेंगे। ऑन ए लेफ्ट साइड का मतलब हुआ उस बिंदु के ठीक ऊपर या नीचे यदि कोई फोर्स लगा है तो गाइस बिंदु ए पर नीचे से प्रतिक्रिया आर ए लगी है जिसका मान 12.5 है और नीचे से लगी है तो इसलिए प्लस में आएगी। तो ये हो जाता है प्लस के 5 किलो न्यूटन। नेक्स्ट है बिंदु सी, शेयर फोर्स एट सी ऑन ए राइट साइड। 5 में एज इट इज उतार लूँगा। ऑन ए राइट साइड हुआ उस बिंदु सी से बिंदु ए के बीच में कोई फोर्स लगाया तो बिंदु सी से बिंदु ए के बीच में 5 किलोमीटर पर मीटर का यूडीएल लगाया, बट लेंथ 1 मीटर ली जाएगी क्योंकि सी और ए के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है। तो यूडीएल ऊपर से लग रहा है तो इसलिए माइनस में आएगा। कितना आएगा? 5 किलोमीटर पर मीटर 1 मीटर लेंथ। क्या आता है? 5 माइनस 5 बराबर 0 किलो न्यूटन। नेक्स्ट है शेयर फोर्स एट सी ऑन ए लेफ्ट साइड। तो 0 में ऐसे उतार लूँगा। ऑन ए लेफ्ट साइड का मतलब उस बिंदु के ठीक ऊपर या नीचे कोई फोर्स लगा है तो बिंदु सी के और ऊपर और नीचे कोई फोर्स नहीं लगा है तो इसलिए 0 ही आएगा गाइज। तो ये हो जाता है 0, तो बराबर आता है 0 किलो न्यूटन। ठीक है गाइज। इस तरीके से मैंने प्रत्येक बिंदु पर शेयर फोर्स के मान निकाल लिए हैं। मैं इनको हाईलाइट कर लेता हूँ और इन वैल्यूज़ का यूज़ करते हुए मैं शेयर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ करूँगा। ठीक है, आई होप कि आपको पढ़ने में आ रहा होगा। चलिए मैं इन वैल्यूज़ को ड्रॉ करता हूँ। तो गाइस शेयर फोर्स एट डी है 0, उससे शेयर फोर्स एट डी ऑन लेफ्ट साइड भी 0 है, तो ये 0 पे ही रहेंगे दोनों बिंदु। इसको मैं लिख देता हूँ 0 किलो न्यूटन। नेक्स्ट है शेयर फोर्स एट बी है माइनस के 5, तो बी माइनस के 5 है तो नीचे आएगा, तो वो जी यहाँ आ जाता है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 5 किलो न्यूटन। फिर बिंदु बी पर ही है अगला प्लस के 7.5, तो गाइस यहाँ से प्लस में गया तो ये यहाँ पर कहीं आएगा, तो ये मैं लिख देता हूँ 7.5 किलो न्यूटन। नेक्स्ट है शेयर फोर्स एट ए ऑन ए राइट साइड है माइनस के 7.5, तो गाइस ये माइनस के 7.5 है तो ये भी नीचे कहीं आएगा, माइनस में तो नीचे आएगा, इसको भी मैं लिख देता हूँ 7.5 किलो न्यूटन। नेक्स्ट है शेयर फोर्स एट ए, अगला बिंदु है 5 किलो न्यूटन प्लस के, तो गाइस ये 5 किलो न्यूटन ऊपर आएगा, ये यहाँ पर आ जाता है, इसको भी मैं लिख देता हूँ 5 किलो न्यूटन। नेक्स्ट है शेयर फोर्स एट सी है 0, यहाँ से 0 हो जाता है, और शेयर फोर्स एट सी और लेफ्ट साइड भी 0, तो ये 0 पर ही रहेगा। इस तरीके से गाइस मैंने प्रत्येक बिंदु को दर्शा दिया। चलिए मैं अब इनको मिला लेता हूँ। सबसे पहले 0 to 5, फिर 5 to 7.5, फिर 7.5 to 7.5, ओके गाइस, फिर 7.5 to 5। सीक्वेंस याद होना बहुत ज़रूरी है, वरना अदरवाइज डायग्राम हमारा गलत हो जाएगा। ओके गाइस, इस तरीके से मैंने शेयर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ठीक है, चलिए ये ऊपर वाले प्लस हो जाते हैं, ये नीचे वाले माइनस हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ऐसा बिंदु नज़र आ रहा होगा जहाँ पर शेयर फोर्स डायग्राम अपना साइन बदल रहा है, मीन्स प्लस से माइनस की ओर जा रहा है।
या कह सकते हैं माइनस से प्लस की ओर आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि उस बिंदु पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। ठीक है। तो इस बिंदु की लोकेशन ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है कि ये बिंदु यहाँ से कितना है। तो गाइज आपको फिगर से तो लग रहा होगा ये एक सिमेट्रिकल फिगर है, मीन्स पूरी बीम में एक जैसा यूडल लगा है, दोनों तरफ बराबर बराबर हैंगिंग है, और शेरफोर्ड डायग्राम में भी ये वैल्यू 7.5 से 7.5 मिल रही है। तो जब ये क्रॉस करेगी तो ये यूनिफॉर्मली इसको सेंटर पे काटेगी। तो गाइस एज पर फिगर मैं इसको ये श्योर कर सकता हूँ कि ये डिस्टेंस 3 के जस्ट हाफ पर होगी, इस बीम के सेंटर पर होगी। तो अगर ये 3 मीटर है तो ये डिस्टेंस मेरी 1.5 मीटर हो जाती है। इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको फिगर से ही नज़र आएगा। मैं इस बिंदु को नाम देता हूँ बिंदु ई, इसको मैं फिगर में भी शो कर देता हूँ। ये बिंदु ई हो जाता है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगी इसकी 1.5 मीटर। ठीक है गाइस। चलिए इसके बाद हम प्रत्येक बिंदु पर बेंडिंग मोमेंट का मान निकालेंगे, फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ओके गाइस, हमारा अगला स्टेप होता है स्टेप 3, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए कैलकुलेशंस करना। ओके गाइस, मैं इससे पहले आपको फिर से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की डेफिनेशन रिपीट करा देता हूँ कि किसी बिंदु पर बेंडिंग मोमेंट का मान उस बिंदु के राइट साइड या लेफ़्ट साइड, यहाँ पर चलिए हम राइट साइड मान लेते हैं, तो उस बिंदु के राइट साइड में लगने वाले फोर्सेस का उस बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, मीन्स उस बिंदु के राइट साइड में जो भी फोर्स आएंगे उनका बिंदु के सापेक्ष जो जो आघूर्ण होगा उन सबका जो टोटल होगा वो बेंडिंग मोमेंट के बराबर होगा। ओके गाइस, चलिए राइट साइड से शुरू करेंगे। सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट एट डी। तो गाइस एज पर डेफिनेशन बिंदु डी के राइट साइड में कोई फोर्स नहीं है, तो इसलिए जब फोर्स नहीं है तो मोमेंट भी ज़ीरो होगा, तो इसलिए बेंडिंग मोमेंट एट डी बराबर 0 किलो न्यूटन मीटर। ओके गाइस, नेक्स्ट है बेंडिंग मोमेंट एट बी। तो गाइस बी के राइट साइड में बिंदु बी से डी तक जो यूडियल लगा है वही बिंदु बी के राइट साइड में है और इसी को ही कैलकुलेशन में लिया जाएगा। तो गाइस बिंदु बी के राइट साइड में 1 मीटर लेंथ में यूडियल लगा है, ठीक है, और ये यूडियल का जो वेट होगा वो इसके सेंटर पर कार्यरत होगा। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस बचती है आपकी 1/2 और ये डिस्टेंस बचती है आपकी 1/2। तो बिंदु बी से यूडियल की डिस्टेंस कितनी हो गई 1/2। तो राइट साइड में जो यूडियल है, पहले यूडियल वेट निकाल लेते हैं। कितना है 5 किलोमीटर पर मीटर, कितनी मीटर लेंथ में 1 मीटर लेंथ में, इनटू डिस्टेंस है 1/2 और ये ऊपर से लग रहा है तो इसलिए माइनस में आएगा। तो ये हो जाता है आपका माइनस के 2.5 किलो न्यूटन मीटर। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट है बिंदु ई। तो बेंडिंग मोमेंट एट ई बराबर आ जाता है हमारा बिंदु ई के राइट साइड में जो भी फोर्सेस लगे होंगे। तो बिंदु ई के राइट साइड में एक तो प्रतिक्रिया आर बी कैलकुलेशन में ली जाएगी और बिंदु ई के राइट साइड में इतनी लेंथ मीन्स 1.5 + 1 यानी 2.5 मीटर लेंथ में लगने वाले यूडियल को कैलकुलेशन में लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रतिक्रिया को ले लेते हैं। प्रतिक्रिया गाइस नीचे से लग रही है तो इसलिए प्लस में आएगी, तो ये हो जाता है 12.5 इंटू डिस्टेंस, क्योंकि ये आघूर्ण होता हमारा फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो प्रतिक्रिया का बिंदु ई से डिस्टेंस कितना है, ये कितना है 1.5 मीटर, तो ये आता है 1.5 मीटर। अब अगला लेते हैं यूडियल। बिंदु ई के राइट साइड में यूडियल लग रहा है, तो यूडियल है तो माइनस में आएगा और यूडियल वेट कितना हो गया 5 इंटू 1.5 + 1, तो यह आता है 2.5, ठीक है, इंटू डिस्टेंस। तो गाइस मैंने आपको बताया था यूडियल हमेशा सेंटर पॉइंट पे कार्यरत होता है, तो ये टोटल 2.5 है, तो ये बचती है आपकी 2.5/2, ये बचती 2.5/2।
तो इस यूडियल की बिंदु ई से डिस्टेंस कितनी हो गई 2.5/2। तो ये आता है 2.5/2। ओके गाइस, चलिए मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हो जाता है मेरा 12×5 का 0 हासिल 6। कोई बात नहीं, मैं इसको कैलकुलेटर सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये आता है 12.5 इंटू 1.5। तो गाइस ये आ जाता है 18.75 माइनस, इसको मैं सॉल्व करूँगा, कैलकुलेटर आपको मिलेगा, इंटू 2.5/2। ये आता है 15.625। तो ये बचता है माइनस के 18.75 माइनस के बचता है 3.125, सॉरी प्लस के बचेगा, किलो न्यूटन मीटर। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा बेंडिंग मोमेंट एट ए। तो वही पुराना मेथड कि बिंदु ए के राइट साइड में जो भी फोर्स आएगा उनकी कैलकुलेशन में लिया जाएगा। तो बिंदु ए के राइट साइड में ये बिंदु ए से डी तक की लेंथ का यूडियल कैलकुलेशन में लिया जाएगा, जिसकी लंबाई 4 मीटर है, और प्रतिक्रिया आर बी ली जाएगी। तो सबसे पहले हम प्रतिक्रिया आर बी ले लेते हैं। आर बी नीचे से लग रही है तो इसलिए प्लस में आएगी। तो फोर्स है 12.5 इंटू डिस्टेंस। तो प्रतिक्रिया आर बी की ए से डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर, तो इंटू 3। अब यूडियल लेंगे, यूडियल ऊपर से लग रहा था इसलिए माइनस में आएगा। तो यूडियल वेट कितना हो गया 5 इंटू 4 मीटर लेंथ में लग रहा है 4। ठीक है, ये 4 मीटर है। तो ये इसके सेंटर पर कार्यरत होगा। ठीक है, तो 4 सेंटर पर कार्यरत होगा तो ये कितना हो गया 4/2। तो बिंदु ए से इस यूडियल की डिस्टेंस कितनी बन गई 4/2 इंटू 4/2। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये आता है 37.5, ये हो जाता है 40, तो आता है माइनस के 2.5 किलो न्यूटन। ओके गाइस, मीटर। नेक्स्ट है बेंडिंग मोमेंट एट सी। वही पुरानी डेफिनेशन कि बिंदु सी के राइट साइड में जो भी फोर्स आएंगे उनकी कैलकुलेशन में लिया जाएगा। तो बिंदु सी के राइट साइड में बिंदु सी से बिंदु डी तक यूडियल लग रहा है पूरी लेंथ में 5 मीटर लेंथ में, ये कैलकुलेशन में लिया जाएगा। और बिंदु सी के राइट साइड में प्रतिक्रिया आर ए कैलकुलेशन में ली जाएगी, और प्रतिक्रिया आर बी कैलकुलेशन में ली जाएगी, क्योंकि राइट साइड में ये सब फोर्सेज आ रहे हैं। तो पहले प्रतिक्रियाएँ ले लेते हैं गाइज। तो पहले आर ए प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आर ए प्रतिक्रिया का मान है 12.5, नीचे से आ रही तो इसलिए प्लस में आएगी, इंटू डिस्टेंस। तो बिंदु सी से प्रतिक्रिया की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, तो इंटू हो जाता 1। फिर दूसरी प्रतिक्रिया सेम है, आर बी 12.5 इंटू डिस्टेंस। तो बिंदु सी से प्रतिक्रिया आर बी की डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर इंटू 4। नेक्स्ट है यूडियल। यूडियल ऊपर लग रहा है तो इसलिए माइनस में आएगा। कितना लग रहा है 5 किलोमीटर पर मीटर का 5 मीटर लेंथ में, और ये कार्यरत होगा इसके सेंटर पर। ये पूरी 5 मीटर लेंथ में लग रहा है तो इसके सेंटर पर कार्यरत होगा। तो ये डिस्टेंस बचती है आपकी 5/2 बिंदु सी से, और ये डिस्टेंस बचती है 5/2। तो इस यूडियल की बिंदु सी से डिस्टेंस कितनी होगी 5/2। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो ये हो जाता है 12.5 प्लस ये हो जाता है 50, और ये हो जाता है 62.5। तो ये हो जाता है 62.5 माइनस 62.5। तो ये आता है गाइस हमारा 0 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, इस तरीके से हम प्रत्येक बिंदु पर बेंडिंग मोमेंट के मान निकाल लेते हैं। चलिए मैं इनको हाईलाइट भी कर लेता हूँ। तो बेंडिंग मोमेंट एट डी है 0, बेंडिंग मोमेंट एट बी है माइनस के 2.5, बेंडिंग मोमेंट एट ई है प्लस के 3.125, बेंडिंग मोमेंट एट ए है माइनस के 2.5, बेंडिंग मोमेंट एट सी है 0 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है इस ओके गाइस, हम इन वैल्यू के आधार पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। मैंने इन वैल्यूज़ को ऑलरेडी लिख लिया है डायग्राम के नीचे, और मैंने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए प्रोजेक्शन गिरा लिए हैं। ओके गाइस, और मैंने अपनी सहूलियत के लिए ये वैल्यूज़ भी लिख ली हैं। चलिए मैंने वैल्यूज़ के आधार पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ। तो गाइस बेंडिंग मोमेंट एट डी है
0 किलो न्यूटन मीटर, तो यहाँ पर हो जाता है 0 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है बेंडिंग मोमेंट एट बी माइनस के 2.5 किलो न्यूटन मीटर। अब ये माइनस में है तो नीचे आएगा, ये हो जाता है 2.5 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है बेंडिंग मोमेंट एट ई प्लस के 3.125 किलो न्यूटन मीटर, तो ये प्लस में है तो ऊपर आएगा, कितना है 3.125 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है बेंडिंग मोमेंट एट ए माइनस के 2.5 किलो न्यूटन मीटर, तो ये माइनस में तो नीचे आएगा, कितना है 2.5 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है बेंडिंग मोमेंट एट सी 0 किलो न्यूटन मीटर, तो ये हो जाता है हमारा 0 किलो न्यूटन मीटर। ओके गाइस, चलिए मैं इन सबको मिला देता हूँ। गाइस जब बीम में यूडियल लगा हो तो उसकी सीध में जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो हमेशा कर्व के रूप में आएगा। तो यहाँ पे तो पूरी बीम में ही यूडियल लगा है, तो ये तो पूरी बीम में डायग्राम पूरा एज ए कर्व आएगा, तो ये हो जाता है। नेक्स्ट हो जाता है ये, फिर यहाँ से गया सीधा 2.5, फिर यहाँ से भी ये 0 गया बिंदु सी तक। ठीक है, इस ऊपर वाला प्लस हो जाता है, नीचे वाले माइनस हो जाता है। इस तरीके से गाइस हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ कर लिया है। गाइस फिगर के अकॉर्डिंग आपको 2 पॉइंट ऐसे नज़र आ रहे होंगे जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन बदल रहा है, मीन्स प्लस से माइनस की ओर जा रहा है या माइनस से प्लस की ओर जा रहा है 0 होते हुए। तो इसका मतलब हुआ उस बिंदु को हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन कहेंगे इस बिंदु को, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन बदल रहा है, प्लस से 0 होता हुआ माइनस की ओर जा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि जो ये बिंदु है, बिंदु डी से y डिस्टेंस पर है। ठीक है, इस तो हमेशा जब भी हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन निकालते हैं तो y की हमारी 2 वैल्यूज़ आती हैं, जिससे हमारे इस फिगर में जो 2 वैल्यूज़ हैं दोनों की दोनों आ जाएंगी निकल कर। ठीक, तो पहले हम y के लिए ही y की इक्वेशन बनाकर y निकालना सीखेंगे कि किस तरीके से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन आता है उसकी वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। तो गाइज मैं इसको भी फिगर में भी शो कर देता हूँ। मैंने बिंदु डी से माना है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, ये माना है। इस बिंदु को भी मैं नाम दे देता हूँ, मान लीजिए ये बिंदु है बिंदु F। ठीक है, इस बिंदु F, ये डिस्टेंस मैंने y माना है बिंदु D से। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन निकालेंगे। ओके गाइस, हमारा अगला स्टेप होता है स्टेप 4, नति परिवर्तन बिंदु। हमने माना नति परिवर्तन बिंदु को बिंदु F का मान ज्ञात करना। ओके गाइज, बिंदु F को हमने नति परिवर्तन बिंदु माना है, तो इसका मतलब हो गया बेंडिंग मोमेंट एट F बराबर 0 होगा, क्योंकि नति परिवर्तन बिंदु वही होता है जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का मान प्लस से 0 होता हुआ माइनस या माइनस से 0 होता हुआ प्लस जाता, तो इसलिए बेंडिंग मोमेंट एट F बराबर होगा 0। तो गाइज हम जैसे पहले बेंडिंग मोमेंट का मान किसी बिंदु पर निकालते थे वैसे ही बेंडिंग मोमेंट एट F निकालेंगे। तो इसका मतलब हुआ बिंदु F के राइट साइड में जो भी फोर्स आएंगे उनका F के सापेक्ष आघूर्णों को जोड़ देंगे और उसको 0 के बराबर कर देंगे। तो बिंदु F के राइट साइड में एक तो प्रतिक्रिया RB आ रही है और y डिस्टेंस का यूडियल आ रहा है। ठीक है गाइस, चलिए पहले प्रतिक्रिया RB ले लेते हैं। तो RB की वैल्यू है 12.5 और ये नीचे से लग रही थी इससे प्लस में आएगी इनटू डिस्टेंस, इसका आघूर्ण निकालेंगे।
तो प्रतिक्रिया आर बी की बिंदु एफ से डिस्टेंस कितनी हुई, चूँकि ये गाइस पूरी वाई मीटर है और ये 1 मीटर है, तो ये बचती है आपकी 1 - 1 वाई -1, तो ये हो जाता है वाई -1। ठीक है। इस अगला है यूडियल, और यूडियल ऊपर से लग रहा है तो इसलिए माइनस में आएगा। कितने डिस्टेंस का लग रहा है, वाई मीटर डिस्टेंस में, तो यूडियल वेट कितना हो गया, 5 किलो न्यूटन पर मीटर का लग रहा है वाई मीटर डिस्टेंस में। तो ये तो आपका यूडियल इनटू डिस्टेंस। तो गाइस मैंने बताया था कोई सा भी यूडियल वह अपने सेंटर पॉइंट पे कार्यरत होता है। तो अगर ये सेंटर पॉइंट पे कार्यरत है तो ये डिस्टेंस होगी y/2, ये भी y/2 होगी। तो इस यूडियल की बिंदु एफ से डिस्टेंस कितनी होगी, y/2। तो ये हो जाता है हमारी y/2 बराबर 0। ओके गाइस, इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लूँगा। तो ये आता है 12.5y माइनस 12.5, ये हो जाता है माइनस के 2.5y² बराबर 0। इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, y² को पहले ले लेता हूँ, प्लस 12.5y माइनस के 12.5 बराबर 0। अमूमन इस टर्म को हम जीरो में नहीं, माइनस में नहीं लेते हैं, तो इसलिए पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करने पर तो ये आता है 2.5y² माइनस के 12.5y प्लस के 12.5 बराबर 0। पूरी इक्वेशन में 2.5 से भाग करने पर थोड़ा और इजी कर लेते हैं, तो ये जाता है y², ये हो जाता है 5y, ये आता है प्लस के 5। इस इक्वेशन की ay² प्लस by प्लस c से तुलना करने पर तो गाइज a की वैल्यू आ जाती है हमारी 1, b की वैल्यू आ जाती है माइनस के 5 और c की वैल्यू आ जाती है 5। ठीक है गाइज, तो इस इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका होता है, फॉर्मूला है 2ay बराबर माइनस के b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। ठीक है, इस वैल्यू लिख देता हूँ। 2 इंटू ए की वैल्यू है 1 इंटू वाई बराबर माइनस के b, तो माइनस b की वैल्यू है माइनस के 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस के 5 हो जाती है, प्लस माइनस √b² यानी कि माइनस के 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 5, तो ये हो जाता है 2y बराबर 5 प्लस माइनस √ तो ये आता है 25 माइनस के 20, तो ये हो जाता है 2y बराबर 5 प्लस माइनस √5। तो गाइज √5 की वैल्यू होती है 2y बराबर 5 प्लस माइनस √y की वैल्यू मैं कैलकुलेटर से सोल्व कर लूँगा। तो √y की वैल्यू आती है √5 की वैल्यू आती है 2.24। ठीक है गाइज, तो गाइज ये इक्वेशन बन जाती है मेरी। तो सबसे पहले प्लस चिन्ह लेने पर तो ये आता है 2y बराबर 5 प्लस 2.24, तो 2y बराबर आता है 7.24, तो y की वैल्यू आ जाती है आपकी 3.62 मीटर। ठीक है, एक वैल्यू तो ये आ जाती है। अगला ले लेते हैं माइनस चिन्ह लेने पर, तो 2y बराबर आ जाता है 5 माइनस 2.24। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये आ जाता है मेरा 2.76, तो 2y बराबर आता है 2.76, तो y बराबर गाइस आया था 1.38 मीटर। ओके गाइस, इनको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। तो गाइस y की एक वैल्यू आती है 1.3 मीटर और दूसरे y की वैल्यू आती है 3.62 मीटर। चलिए गाइस मैं लिख लेता हूँ इसको। तो गाइस y की मेरी एक वैल्यू तो आती है, y बराबर मेरी एक वैल्यू आती है 1.38 मीटर और y की मेरी दूसरी वैल्यू आती है 3.62
मीटर। ठीक है, इस दोनों वैल्यूज़ को मैं चेक कर लेता हूँ। एक तो मेरी आती है 1.38 मीटर। तो गाइज एज़ पर फिगर ये मेरी 1 मीटर है, तो 1.38 लगभग यहीं पर ही होगी, नो डाउट। अगली मेरी आती है 3.62 मीटर। तो गाइज 3.62 मीटर का मतलब हो गया, ये गाइज पूरा है 3 और ये 4 है, और ये इससे थोड़ा पहले है, तो ये 3.62 मीटर ये आ जाती है मेरी। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज़ मेरी ठीक है। एक वैल्यू तो होगी मेरी 1.38, एक वैल्यू होगी मेरी 3.62। चलिए मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो ये वैल्यू तो आ जाती है मेरी 1.38 मीटर नति परिवर्तन बिंदु। दूसरा मेरा नति परिवर्तन बिंदु है ये, तो ये आ जाती है मेरी 3.62 मीटर। ओके गाइस, चलिए इस तरीके से हमने सभी कुछ निकाल लिया इस सवाल में। हमने इस सवाल में शेरफोर्ड डायग्राम को भी ड्रॉ कर लिया है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को भी ड्रॉ कर लिया है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी हमने निकाल ली है, और हमने नति परिवर्तन बिंदु भी ज्ञात कर लिया। इस तरीके से हमारा ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि गाइस ये आपको मेरी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जा रही है। ओके गाइस, थैंक यू।